नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आखिर मुख्यमंत्री तक क्यों पहुंचता है एसपी साहब और डीएम साहब का काम? ब्लॉक या फिर अंचल इकाइयों का क्या काम रह जाता है? क्या मकसद रहता है इसके पीछे? जिले में बाबू और जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगे अगर मुख्यमंत्री ही सबकी पीड़ा सुनेंगे और दर्द को दूर करने के लिए उन्हीं अधिकारियों को निर्देशित करेंगे? सवाल तो ये उठता है। आज की जो कार्यवाही हुई उसमें क्या कुछ नया मसला रहा, ये हम आपको जरूर बताएंगे, जिस पर चर्चा हुई। लेकिन अहम एक मामला सामने आया इस जनता दरबार में। पहले उस महिला की पीड़ा सुनते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। तो सैकड़ों मामलों पर मुख्यमंत्री आश्चर्य में है। एसपी डीएम वाला काम सीएम के जिम्मे, यह भी एक आपत्तिजनक लगता है। असंख्य समस्याओं से प्रशासन पर सवाल तो खड़े होंगे कि अगर जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर तय की गई है तो आखिर फरियादियों की संख्या इतनी बढ़ क्यों रही है? और अगर हम फरियादियों की संख्या का आकलन करें तो हमें ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जहां लोच है, नाकामी है या फिर जो भ्रष्टाचार है वो अपनी गति में है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। और आखिरकार लोग जब उस दरवाजे पर माथा टेक टेक कर अपना सिर फोड़ ले रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आकर एक आस बनती है कि शायद मुख्यमंत्री ने जो निर्देशित किया है उसके बाद काम बन जाएगा। ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जनता दरबार एक लंबे अरसे के बाद जब शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि अगर इसमें कमियां आती हैं तो सरकार की पीठ थपथपानी होगी, क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया, प्रशासनिक अमले ने अच्छा काम किया, उन्होंने मामले का निपटारा उधर ही कर दिया और मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंची। अगर बड़ी संख्या में बात मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है तो सवाल का जो निशान है अभी भी कायम है। एक बयान आज जो कार्रवाई हुई उसके दौरान क्या कुछ बातें उठी, एक महिला फरियादी की बात सुनते हैं और गंभीर आरोप को सुनते हैं। क्या आपके पति की हत्या हो गई थी? केस वगैरह नहीं हुआ है? मेरे पति की हत्या, समस्या क्या आ गई? वाल्मीकि नगर के विधायक पति की हत्या हो गई तो क्या केस हुआ उस पर? जी हुआ। क्या हुआ? एक्शन नहीं हुआ है? एक्शन नहीं हुआ सर। उसी तरह से फरवरी में हुआ था जी, 14 फरवरी को। सर मेरा और एक निवेदन है सर, मेरा एक निवेदन है। एक बात बताइए, दे रहे हैं सर। मेरे दो छोटे छोटे आपके पति की हत्या हुई, हम डीजीपी को दे रहे हैं। गई तेजस्वी यादव की अभी मेरा प्रोग्राम हुआ, उसके बाद यहाँ भी अर्जी डाली थी, यहाँ मेरा बुलावा हुआ, लेकिन यहाँ से मुझे कोई संतोषजनक कुछ नहीं कहा गया। वो तो मानने के डीजीपी मुख्यमंत्री जी हमको डीजीपी के पास भेज दिए। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि आप किसी पर एलिगेशन लगा दीजिएगा तो हम किसी को गिरफ्तार कर लेंगे, जबकि मेरे सामने के घटना है, मेरे आँख के सामने, मेरे मौजूदगी में। आपने ये कैसे जाना कि विधायक ही वो थे जिन्होंने? विधायक को हम पहचानते हैं, मैं हाँ वहाँ मौजूद थे, वही बोले कि। चलिए, बात जो आपने सुनी उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि महिला क्या कहना चाहती थी। मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया कि उधर डीजीपी साहब बैठे हैं और ये केस हमने फॉरवर्ड कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि डीजीपी साहब के मातहत जितने भी अधिकारी हैं, इस महिला की नहीं सुनी गई। तभी यह महिला सीएम आवास तक पहुंची, फरियाद लेकर पहुंची और इस दरबार में, जिसमें कहा जाता है कि जनता का दरबार है, जिसमें मुख्यमंत्री हाजिर होते हैं, वहां पर हाजिर असल में जनता होती है और इशारा किया जाता है कि आपका केस हमने दे दिया, आप समझ लीजिए। वो महिला उस डीजीपी के पास जाती है और डीजीपी साहब कहते हैं कि आप कुछ भी कह दीजिएगा, काम चल जाएगा इससे। ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप जरा इसे गहराई से सोच कर देखिए कि जनता का दरबार अपनी जगह है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इस बात को एक लाइन में हम कहना चाहेंगे कि लालू प्रसाद का शासनकाल, आरजेडी का शासनकाल जब खत्म हुआ तो नीतीश कुमार के पास एक ही बात उनके दिमाग में थी कि अपना प्रेजेंटेशन कैसा हो, लोग कैसे जाने, एक जो लिंक, एक जो सेतु बनना चाहिए जनता और सरकार के बीच में, वो कैसा हो। शायद ये योजना या फिर ये जो दरबार है ये उसमें मील का पत्थर साबित होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल बदल गया। लोगों को ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री सामने आते हैं, हम उनसे अपनी समस्या गुहार लगाते हैं और समाधान हो जाता है, छू मंतर जैसा। लेकिन छू मंतर कैसे हुआ, इस बयान से आपने समझा। एक छोटी सी बात हमने उठाई, ग्राफिक्स के जरिए इस टर्म के जनता दरबार के तमाम मामलों को तारीख बाई तारीख हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप सोचिएगा कि यह मामला कैसा कैसा मामला सामने आ रहा है। जनता दरबार में जब 13 जुलाई 2021 को फरियाद लेकर पहुंची एक लड़की, उसने क्या पूछा? मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन राशि में घपले की बात बता दी। रजनीश कुमार विभूति जी थे, 25 साल के फरियादी थे। 13 जुलाई 2021 को मामला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में गड़बड़ झाले से जुड़ा था। आप समझिए इस मामले को भी।
तो ऐसे तमाम मामलों की लिस्ट, फहरिस्त, फरियादियों के नाम, उनकी उम्र, उनके पते के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में सरकार हमें पीएम आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? क्योंकि लैंडलाइन नंबर की बात कह योजना रिजेक्ट कर दी गई है। यह बताया गया कि उस झोपड़ी में लैंडलाइन नंबर लगा हुआ था। 19 जुलाई को फरियादी आते हैं प्रमोद कुमार, मुसहरी प्रखंड मुजफ्फरपुर के। फरियाद क्या थी? कोरोना से मौत पर अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली। इस पर बराबर मुख्यमंत्री निर्देशित करते रहे, बात बढ़ती रही और जनता का दरबार यूं ही चलता रहा। हमारे साथ अजय यादव है, प्रवक्ता आरजेडी से, कुंतल कृष्णा है, प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ राहुल शर्मा, नेता जेडीयू से हैं। प्रेम रंजन पटेल जी को बीजेपी से हमने बुलवा भेजा है, निमंत्रण उन्हें पहुंच गया होगा, वो जरूर आएंगे, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमें राहुल शर्मा जी, आप इसे क्लियर कीजिए, ये जनता का दरबार है या फिर मुख्यमंत्री का दरबार है? और अगर शिकायतें उनके प्रशासनिक अमले में नहीं ठीक हो पाती हैं तो हेड मैकेनिक के पास सभी आना चाहते हैं कि यहां पहुंचेंगे और कार्बोरेटर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां भी निराशा अगर हाथ लगे तो फिर सवाल यह उठता है कि सीएम तक एसपी डीएम का काम क्यों पहुंचता? आप इसे बता पाएंगे? देखिए, ये पूरा कार्यक्रम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं और यह कार्यक्रम उसी से संबंधित है। और जहां तक लोगों का, फरियादियों का पहुंचना है, तो मुख्यमंत्री में लोगों की आस्था रही है। लंबे समय तक वो बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं और लोगों की आस्था बनी रही है उनके साथ। और इसी बनी हुई आस्था के चलते लोगों का लगता है कि हमारी जो बात कहीं और से ना हो पाई हो वो यहाँ से पूरी की जाएगी। आप एक चीज़ इसमें देखिएगा, मुख्यमंत्री की चेष्टा, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा चेष्टा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री का चेष्टा एकदम साफ है। वो एकदम साफ तरीके से वो दिखाना चाहते हैं। राहुल जी, मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ चाहते हैं। देखिए, हमने मुख्यमंत्री पर सवाल नहीं खड़ा किया। मैं बराबर ये कहता हूं, अपने सभी कार्यक्रम में कहता हूं, मुख्यमंत्री पर कोई सवाल, उनकी योजनाओं पर कोई सवाल नहीं, उनकी मंशा पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने क्लास के मॉनिटरों के ऊपर थाम रखी है कि बच्चों को शांत कराकर रखिएगा, कहीं उलझने मत दीजिएगा, तो यहां तो मामले आ रहे हैं। एक दो कौन पूछिएगा, 200-250 मामले आते हैं, विभागवार तरीके से, जिलेवार तरीके से मामले आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल कर गया है। तभी तो मुख्यमंत्री तक बात आ रही है कि सरकार सुनिए, फलनवा डीएम साहब के पास गए थे, वहां हमारी बात नहीं सुनी गई। नहीं, देखिए, अब ऐसा रहेगा तो आप जस्ट छोटा सा एक मामला लीजिए। क्या बिहार में आज मान लीजिए 20 मामले गए होंगे मुख्यमंत्री के पास, तो क्या बिहार में 20 ही मामले दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं? या पूरे बिहार में इतने बहुत सारे कामों का निष्पादन जो है ब्लॉक पर, अंचल पर, थाने पे और डीएम नहीं हो रहा है सर, लेकिन जहां नहीं हो रहा है राहुल जी, नहीं हो रहा है राहुल जी, कुंतल कृष्णा, हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है, तभी तो मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं, तब तो हेडमास्टर साहब के पास पहुंच रहे हैं। आपको फिर आंकड़ा देना होगा। रुक जाइए, नहीं, हेडमास्टर साहब के पास पहुंचा क्योंकि उनमें उनकी आस्था है। नहीं, आस्था देखिए, आस्था नहीं, जब तक भक्त और भगवान के बीच में कोई रहेगा ना, लड्डू में तुलसी दल ही मिलेगा और कुछ होने वाला नहीं है। कुंतल कृष्णा जी, नहीं तो मुख्यमंत्री कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते। आपको याद होगा, आपके ही प्रोग्राम पे हम लोगों ने चर्चा की थी और मैंने कहा था इस बात को कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का जमीन से कनेक्शन लगभग खत्म हो चुका है और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने जनता दरबार शुरू किया। मुझे खुशी है इस बात की, ये एक अच्छी पहल रही मुख्यमंत्री के लिए। पर आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो इस जनता दरबार का आउटकम रहा। अब हम लोग आज के विषय पे आते हैं। मेरे हिसाब से 2-3 मुख्य बातें हैं जिसके कारण जनता दरबार में हर कोई पहुंचना चाह रहा है। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री के अलावा उनके आसपास का जो भी पॉलिटिकल सेटअप है वो उतना एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सरकार की एक नीति होती है जिसमें हर जिले के लिए एक प्रभारी मंत्री भी नियुक्त किया जाता है। नीतीश कुमार जी की सरकार में शायद उन प्रभारी मंत्रियों के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है, इसीलिए वो उन प्रभारी मंत्रियों के पास नहीं जाते हैं। दूसरी बात, इस तरह की, मैं चाहता हूं कि आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से सरकार और माननीय नीतीश कुमार इस बात को समझें कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष की बातों को भी उनके ब्यूरोक्रेट सुने, इस बात का मैसेज दिया जाए। विपक्ष भी काफी कुछ चीजों को कहता है सरकार के पास और प्रशासन के पास, जिसको अगर सीरियसली लिया जाए, प्रशासन उनकी बात को सुने। विपक्ष हमेशा विरोध ही नहीं करता है, विपक्ष सरकार चलाने में भी मदद करता है।
पर चूंकि ऐसा एक सिस्टम बन गया है बिहार में, मैं चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार जी की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर ऐसा एक सिस्टम अपने आप बन गया है। ये मैसेज कहां से गया कि साहब हर चीज सीएम सेंट्रिक हो गई है, इसीलिए जनता भी जाती है सीएम के पास और इसीलिए ब्यूरोक्रेट भी सिर्फ सीएम की ही बात सुनते हैं, किसी और की। क्या मुख्यमंत्री के बाकी सहयोगियों की एफिशिएंसी पे सवाल है, या बाकी सहयोगियों को जनता और ब्यूरोक्रेट, जनता और एग्जीक्यूटिव दोनों इस बात को मानता है कि मुख्यमंत्री के अलावा किसी का भी कोई राहुल प्रभाव शर्मा नहीं जी, है? हाँ बताइए ये बताइए, बहुत गंभीर ये बात पहले है। प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद फिर दूसरे पर। हाँ राहुल शर्मा जी। हाँ, मैं वही बता रहा हूं कि देखिए, प्रश्न नीतीश कुमार जी की जो टीम है बहुत ही एफिशिएंट टीम है और वो टीम इनके निर्देशन में काम करती है और उसी का फलीफल है कि आप देखिए अभी कोरोना का पीरियड था, इस टाइम में जहां राज्य सरकारें 50,000 का अनुदान देके और उसका लंबा चौड़ा ये पलिता बांध रही थी, बिहार सरकार ने 4 लाख रुपए तक योगदान लोगों को अपने तरफ से आपदा के कोष से दिया है पैसा। तो और उसके बाद केस तो आए ना सर, काम करी। हाँ, कोरोना के समय में एक मुआवजे की राशि पर केस आए ना, मामले आए ना, थोड़ा सा। अगर आपके अधिकारियों ने कर दिया होता तो मामला नहीं आता ना, आप समझ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री के संज्ञान तक ये बातें आई ना। नहीं, आप देखिए विवेक जी, उसमें देखिए छोटी सी समस्या है। देखिए हम लोग भी जमीन से लोग आते हैं, छोटी सी समस्या उसमें क्या है कि जैसे हमें कोरोना हुआ और हमने उस समय भर्ती नहीं हम हुए थे, तो इस तरह के कुछ मामले आ रहे हैं जो उसका भी निष्पादन जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। विवेक जी, लेकिन अपने मंशा यहाँ पे देखिए एक बात एक देखना पड़ेगा कि आपने आपकी मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है, और उस मंशा के अनुरूप कोई भी मुख्यमंत्री काम करते हैं तो उनके साथ मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में हमारे साथ बाकी सहयोगी भी, और वो सारे लोग बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। इसमें कोई समस्या है, उसका निष्पादन हो रहा है। अब जहां काम होता है उत्तम कृष्ण जी, आप स्क्रीन पर हैं। जाएंगे अगर पहले की सरकारों में काम नहीं हो रहा था। विवेक जी, ये बात राहुल शर्मा जी जो कि मेरे बहुत अभिन्न मित्र भी हैं, राहुल शर्मा जी ने अभी एक बड़ी पते की बात कही कि जहां काम होता है लोग वहीं अपनी समस्या का निष्पादन लेके जाते हैं। हम सब यही तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी चाहे या अनचाहे, नीतीश कुमार जी की सरकार में एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि टोटली सीएम सेंट्रिक व्यवस्था बन गई है, इसलिए जनता शुद्ध रूप से सीएम के पास ही अपनी फरियाद लेके जाना चाहती है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो हम मानते हैं, जो विपक्ष इस बात के लिए हमेशा लड़ते रहता है कि मुख्यमंत्री के सहयोगी एफिशिएंट नहीं है, मुख्यमंत्री के सहयोगी उस लायक नहीं है कि मंत्रिमंडल के बाकी मंत्री अपने भी विभाग की समस्याओं का निष्पादन कर सके। अपने जिले की तो समस्याओं का छोड़ ही दीजिए, जिले के प्रभारी मंत्री उतने एफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात, इस तरह मुख्यमंत्री के आवास से या मुख्यमंत्री के कार्यालय से या मुख्यमंत्री के औरा से एक इस तरह का मैसेज दिया गया है कि यहां बिहार में सारी की सारी चीजें मुख्यमंत्री सेंट्रिक हैं, मुख्यमंत्री केंद्रित हैं। कोई भी आदेश जाना है तो मुख्यमंत्री के ही यहां से जाना है और उसी आदेश का पालन होना है। इसीलिए आप देखें कि छोटी छोटी बातों के लिए लोग मुख्यमंत्री के पास आ रहे हैं, ऐसी बातें जिनका निष्पादन तो ब्लॉक स्तर पे ही हो जाना चाहिए। चलिए, समूचा सामूहिक सवाल जो है वो सरकार से ही है, तो सरकार तक तो हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले विपक्ष की बात जरूर सुनेंगे। हमारे साथ अजय यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से। इस मसले को लेकर अजय यादव जी, हमारा आने का मकसद क्या है अभी आप समझ पाई होंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ये भीड़ कमती है तो इसमें नीतीश कुमार की पीठ ठोकनी चाहिए, क्योंकि उनके जो जितने अधिकारी उन्होंने बेहतर काम किया, मामले का निपटारा उधर ही कर दिया, लोगों के पास शिकायत नहीं है, सीएम तक क्यों आएंगे। लेकिन अगर जनता दरबार में भीड़ बढ़ती है, और आज तो ऐसा केस आ गया कि अब जो सरकार के जो विधायक हैं, पार्टी के विधायक हैं, उनके पास उनके ऊपर मामला हत्या का होता है, डीजीपी साहब को सौंपना पड़ता है, तो कई सारे ऐसे मामले हैं। तो क्या इस पूरी स्थिति को समझते हुए विपक्ष क्या कहना चाहता है इस पर? देखिए, एक लाइन में बोला जाए तो बिहार का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जो हमारे संविधान में नौकरशाह होते हैं और हमारे संविधान में वोट के माध्यम से चुना हुआ प्रतिनिधि ही सबसे ऊंचा पद होता है। नीतीश कुमार जी के राज में विधायकों की कोई पूछ नहीं है। ये नौकरशाह जो है वो अफसरशाह हो गए हैं, मनमानी करते हैं। अब विधायकों की बात छोड़ दीजिए, जो इनके सहयोगी बीजेपी दल है, इनके जो मंत्री है, क्या इनके प्रधान, इन मंत्रियों के प्रधान सचिव क्या इन मंत्रियों की बात सुनते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और ये निर्देश नीतीश कुमार जी के माध्यम से ही दिया गया है कि सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाए। लेकिन अगर आप जनता दरबार की बात करें तो पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार करते थे,
कई समस्याएं आती थी लेकिन किसी का निदान नहीं होता था। आज कई सालों बाद उनकी नींद खुली तो वो फिर जनता दरबार शुरू किए, और फैक्ट है कि आज भी किसी का निष्पादन, कोई किसी का सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। एक समय था जब एक नियम बना हुआ था लालू प्रसाद यादव जी के समय कि ब्लॉक पे हर सप्ताह में एक बार कम से कम जनता दरबार हो, जिसमें सीओ बैठे, थाना प्रभारी बैठे। लेकिन अब स्थिति क्या है, अब थाना पे केस दर्ज करने जाइए तो आपकी बेइज्जती होती है, आपसे पैसा का डिमांड किया जाता है। यही लालू प्रसाद यादव जी थे जब वो बोले थे कि थाना पे अगर कोई एफआईआर करने जाता है तो संवेदनशीलता के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि वो एक दुखी व्यक्ति है, उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए। आज विधायक की पैरवी से एफआईआर होता है, वो भी गारंटी नहीं है कि एफआईआर होगा कि नहीं। टेबल टू टेबल, आप इसे फीस कहें, रिश्वत कहें, घुसखोरी कहें, बिना इसके बिना काम नहीं चलता है। बालू बंद है, बालू बंद है, कहाँ पे बालू बंद है? बालू जा रहा है, मसलों को जो ठीक है, मसलों को आप जोड़े। प्रेमचंद पटेल जी, एक आरोप तो है, ठीक है ठीक है मैडम, अजय यादव जी हम आते हैं, ठीक है। बात तो ये है कि जो नौकरशाह जिन्हें काम करना है वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सवाल तो यही है प्रेमचंद पटेल जी, एक बड़ा आरोप है, लगातार फरियादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ब्लॉक स्तर पर सबसे बड़ी बात है कि एसपी डीएम साहब का जो काम है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, और फिर उन्हीं अधिकारियों को ट्रांसफर किया जा रहा है कि भाई आपका जो मामला है ये पत्र दे दीजिए, फलाने अधिकारी को दे दिया जाता है, वो अपनी तरफ से डील करेगा। वो फरियादी फिर उस अधिकारी तक जाता है, उसे पहुंचना था, चाहिए था वहीं, वो भरोसा खत्म हो गया। इस भरोसे को जगाने के लिए कुछ नहीं किया गया। जनता दरबार का कंसेप्ट कहां पर जाकर फेल होता है, कौन फेल कर रहा है? विवेक जी, आप देखेंगे कि 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने तय किया जनता दरबार लगाने का कि हम सप्ताह में एक दिन लोगों से मिलने का काम करेंगे, और जनता दरबार में जो भीड़ें जुटती थी, आज जो है से उसका 1/4 भी भीड़ नहीं आती है। तो निश्चित तौर पे जो है से मुख्यमंत्री पर भरोसा था, मुख्यमंत्री के कामों पर भरोसा था, तो लोग जो है से आते थे। आज भी जो है से जब उनका निपटारा नीचे स्तर पर हो जाता है, जो जटिल समस्या है, मैं तो कहता हूं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जो जटिल समस्या होती है, बड़ी समस्या होती है जो नीचे स्तर पर नहीं सुलझ सकता है। आज जो ऐसे जिलाधिकारी और एसपी भी जनता दरबार लगाते हैं, थाना प्रभारी और सीओ और बीडीओ भी जनता दरबार लगाते हैं, और मंत्री भी जनता दरबार लगा रहे हैं। तो सब स्तर पर नहीं लग रहा है। आपको नहीं पता है तो आप जानकारी बिल्कुल नहीं, बीच कहीं में पे ये बीच में एक नहीं, गलत बात बीच में बताया जा रहा है, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, इसका मतलब आपको मालूम नहीं है। इनको जमीनी हकीकत का पता करना चाहिए। केवल मीडिया में आकर करके, चैनल पर बैठ कर करके सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ आप जाइए, थाने पर सीओ बैठते हैं, थाना प्रभारी बैठते हैं, और एक एक लोगों की शिकायत आती है, सुनते हैं, जिलाधिकारी एसपी बैठते हैं, और जनता लोग जाती है, जनता का सवाल इतनी जटिल है, आखिर जनता दरबार को बंद क्यों करना पड़ा? इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि सोल्यूशन नहीं निकला। आज कंपटीशन में हर दल जनता दरबार लगा रहे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी सुने और डीजीपी को ट्रांसफर कर दिया गया, तो काम क्या हुआ? जब तक किसी काम का सोल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक काम नहीं हो रहा है। बस समस्याएं लेकर के जाने से नहीं होता है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। किसी की बात नहीं सुन रही है। तेज प्रताप का बात, प्रेमचंद पटेल जी, फिर आप तेज प्रताप प्रेमचंद पटेल जी मुद्दे पर रहते हैं। प्रेमचंद पटेल जी नहीं, प्रेमचंद पटेल जी नहीं, आप दूसरे मुद्दे पर नहीं जाइए। नहीं, ये इसमें कहाँ तेज प्रताप आ गए? जनता दरबार में थोड़ी तेज प्रताप है इसमें। प्रेमचंद पटेल जी रुक जाइए। प्रेमचंद पटेल जी किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। प्रेमचंद पटेल, अजय यादव जी एक मिनट, अजय यादव जी हम अपनी बात कह रहे हैं, रुक जाइए रुक जाइए। अजय यादव जी, अजय यादव जी सुनी जा रही है, एक मिनट हमारी बात नहीं सुनी जाती है। प्रेमचंद पटेल जी, प्रेमचंद पटेल जी आप वरिष्ठ नेता हैं, रुक जाइए रुक जाइए, आप वरिष्ठ नेता हैं, जरा रुक जाइए। पूरे चैनल मीडिया में चला कि बीजेपी के मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। प्रेमचंद पटेल जी एक मिनट मौका दीजिए, सुनिए सुनिए, हम गिनवा रहे हैं ना, हम साथ कैसे नहीं, कैसी कैसी बातें अगर जनता दरबार में पहुंच रही, कौन कौन से मामले पहुंच रहे हैं हम बता रहे हैं। एक मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं, कुंतल कृष्णा जी बता रहे हैं, आपको पीछे क्यों जाना पड़ता है? आप प्रेजेंट की बात करें। एक मिनट, अजय यादव जी
भरोसा आज सरकार में बढ़ा है। इस सत्ता के जितना नशे में क्राइम इतने हो रहा चूर है। हैं कि वो किसी और की बात सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति न की जाए विवेक जी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज के दिन में मुख्यमंत्री ने जनता तक का दरबार शुरू किया, एक सराहनीय कदम है। पर जनता के दरबार में कोरोना काल में हम सबको पता है कि 200 लोगों को ही आने की अनुमति है, उसके बाद इतनी लंबी भीड़। इस बात पे चर्चा की जाए, क्योंकि यह जनता का सवाल है। विवेक जी, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। शायद यहां बैठे सारे लोग इस बात पे सहमति जताएं, राजनीति के कारण असहमत हो जाए हमारे बड़े भाई तो बात अलग है। कुछ ऐसी चीजें इस सरकार में हुई हैं पिछले दिनों में जिसपे माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में आज के दिन में सरकार मुख्यमंत्री सेंट्रिक ही चल रही है। कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिसके कारण जिले में डीएम और एसपी बहुत ज्यादा अपने सामान्य कार्यों के अलावा बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। मसलन 2 मुद्दे, शराबबंदी और बालू, ये 2 ऐसे कार्य हुए सरकार के द्वारा। ये 2 निर्णय हुए, सही हुए गलत हुए तो सरकार और जनता निर्णय लेगी, पर इन 2 कारणों से जिले में मजिस्ट्रेट और एसपी इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि जिले में सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। इस तरह के निर्णय लेने से पहले सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जिले में एसपी और डीएम के पास जनता, गरीब जनता के लिए करने के लिए बहुत कार्य होता है। दिन में घंटे 24 ही होते हैं, और इस तरह के जब आप तुगलकी फरमान सुनाते हैं अचानक से कि आज से यह काम शुरू हो जाएगा, उसके लिए सरकार को सारी चीजों की बंदोबस्ती करनी चाहिए। आज आप देख लें, 3-4 विभाग हैं, पुलिस का विभाग, लैंड एंड रेवेन्यू विभाग, पीडीएस, शिक्षा, पोशाक विभाग, इन सब में समस्याओं की भरमार पड़ी हुई है, जो कि ये समस्याएं डीएम के स्तर पे नहीं, बीडीओ के स्तर पे सॉल्व होने वाली समस्याएं हैं। चलिए राहुल जी, राहुल जी बैठे हुए मेरे सवाल तो है, निवेदन राहुल जी सवाल है, बात की संवेदनशीलता, राहुल जी सवाल तो है। देखिए अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें कहीं और भी सवाल हम अब जोड़ देंगे। कुमुद वर्मा वाल्मीकि नगर से जेडीयू के विधायक रिंकू सिंह पर हत्या का आरोप, इससे पहले प्रोत्साहन राशि नहीं मिली, इस बात को लेकर गड़बड़ झाले का आरोप, मामला निबंधन विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग जिसकी चर्चा चल रही थी वो सामने आया, कोरोना से मौत पर मुआवजे की राशि वाला मामला सामने आया, पीएम आवास वाला मामला सामने आया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन राशि के संबंध में आया। तो ये तो निचले स्तर पर हो जाना चाहिए था ना। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? सब कुछ सीएम ही ले लेंगे क्या अपने सर पर? अब स्पेसिफिक देखिए मुख्यमंत्री के स्तर से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी रेगुलर रिव्यू भी हो रही है। और मैं एक बात अपने मित्र को कहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया से कहा, लेकिन सारी योजनाओं का जो भी योजना चल रही है, चाहे पोशाक की चल रही हो, चाहे जो भी योजना चल रही है, इस योजना को चलाया किसने? ये योजना जो चली वो इंडिया सरकार में चली। हर चीज में क्यों पहुंचता है स्टूडियो का काम? सर सवाल तो ये है, एसपी साहब क्या कर रहे हैं, डीएम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक के अधिकारी क्या कर रहे हैं, बाबू क्या कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? विवेक जी, जब आप सारा मामला सीएम के टेबल पर। विवेक जी आप प्रश्न कर रहे हैं, विवेक जी आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से आप सुनेंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगी, मुझे भी कहने में आसानी होगी। आपने ठीक कहा कि समस्या आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समस्या नहीं आ रही है, लेकिन समस्या जो आ रही है उसका रेगुलर बेसिस पे रिव्यू हो रहा है। आपने कहा, अब जो मामला आपने एफआईआर की बात में कही, जो एक कानून बिहार में अपना काम करता है, नीतीश कुमार ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, ये और कानून अपना मुहावरे वाली बात होगी राहुल जी, नहीं जनता के तर्क वाली बात नहीं, ये मनोबल है, तर्क वाली बात नहीं, तर्क वाली बात कीजिए। ब्लॉक अंचल इकाइयों का क्या काम रह जाता है? सवाल ये है, बाबू मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? सवाल ये है। देखिए समय था, देखिए एक समय था जब विधायक यहाँ लोगों की अस्मत लूट रहा था, माननीय मुख्यमंत्री उसके बाद भी लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। यही बिहार है जहाँ कई कांड ऐसे हुए, कंपेयर मत कीजिए। पहले क्या था, 15 साल 20 साल पहले छोड़ दीजिए, नई पीढ़ी को नई चीज बताइए। अब सामने वाली पार्टी में भी बहुत सारे चेहरे चेंज हो गए हैं, अब पुरानी बात मत हो रही। कंपेयर आपको करना पड़ेगा, देखिए कंपेयर करना पड़ेगा विवेक जी, बिना कंपेरिजन का कोई काम नहीं हो सकता है। कंपेयर तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना कंपेरिजन कैसे कहें कि राहुल जी मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, ये बात उनको कहना चाहता हूं। 17 साल गुजर गए, 17 साल में कुछ तो सामने आना चाहिए। और विवेक जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता का दरबार शुरू किया, बहुत अच्छा किया, सराहनीय कदम है।
परंतु हर छोटी चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने क्यों इतनी लंबी लाइन लग रही है? बस इसी सवाल का जवाब दे दीजिए राहुल जी। हर जिले में राहुल जी, इसी सवाल का जवाब मैं भी जानना चाहता हूं। कुंतल कृष्णा जी रुक जाइए, कुंतल कृष्णा जी रुकिए, राहुल जी जवाब दीजिए। देखिए विवेक जी, रेगुलर, हाँ देखिए विवेक जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, रेगुलर बेसिस पे अंचल और ब्लॉक स्तर पे भी दरबार लग रहा है, और यहां तक ये हमारी कुछ सुशासन की सरकार चल रही है कि इसमें जो हमारे का दरबार सर, बुलाया जाता है, हेडमास्टर साहब के पास आ रही है टीचर की शिकायत। जाइए आप मखदूमपुर, मैं मखदूमपुर, अरे हेडमास्टर साहब के पास आ रही है टीचर की शिकायत। क्या वो पहुंचे हुए थे या नहीं पहुंचे हुए थे हाल में जनता दरबार में? वो पहुंचे हुए थे। और दूसरी बात, अगर आज के दिन में कोई विभाग काम कर रहा है तो वो है निगरानी विभाग, जब पहुंच रहे हैं, जो कि रोज व्यस्त होता है। पार्टी के स्तर पर चलिए एक बार फिर हम अजय यादव जी के पास जाएंगे, अजय यादव जी के पास जाएंगे। नहीं ठीक है, वो नहीं समझा पाए सर, आप हमें नहीं समझा पा रहे। हाँ अजय यादव जी, देखिए ये जो सरकार है, ये जिस तरह से हर विभाग में आप छात्रवृत्ति बोले, साइकिल बोले, हर चीज में घोटाला और भ्रष्टाचार फंस गया है, तो बात तो सही कि काम कुछ हो नहीं रहा है। अगर काम होता तो समस्याएं इतनी नहीं आती। मुख्यमंत्री जी के पास जो लोग आ रहे हैं वो लोग नहीं आते, जो काम है वो ब्लॉक स्तर पे हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि घूसखोरी चरम सीमा पे है, लोग पहुंच नहीं जा पाते हैं ब्लॉक स्तर पे, बिना पैसा के फाइल आगे नहीं बढ़ता है, बिना पैसा का FIR नहीं होता है, बिना पैसे की जानकारी नहीं होती है, तो लोग तो मजबूर हैं। लोग आखिर गरीब जनता करे क्या, जब बीजेपी की मंत्री की बात कोई नहीं सुनने को तैयार है, तो ये साधारण जो लोग, राहुल जी तो बोल रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री पर भरोसा है उन्हें, को सुधार लाना आम जनता को मुख्यमंत्री पर ही भरोसा है, इसके अलावा अधिकारियों पर नहीं रहा भरोसा। जो लोग आ रहे हैं क्या उसका सोल्यूशन हो रहा है? उसका भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है। एक दिखावे की जनता दरबार है, कहीं सोल्यूशन नहीं हो रहा है, समस्याएं बोरी में। चलिए बीजेपी को ये सवाल कैसे लग रहे हैं, जरा प्रेमरंजन पटेल जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रेमरंजन जी, बीजेपी तक ये सवाल आते हैं, बीजेपी भी सुन रही है, मुख्यमंत्री जनता दरबार है अलग बात है, उसके अंदर जो समस्या, लेकिन जो क्या आपको ये लगता है कि प्रश्न काफी जेन्युइन है कि ब्लॉक स्तर पर या फिर निचले स्तर पर जितने कामों को पूरा हो जाना चाहिए था, वो छन छनाकर मुख्यमंत्री तक वैसे मामले आते जिस पर सभी के हाथ खड़े हो जाते, मुख्यमंत्री को कोई विचार करना होता। अब हम पहुंच जाएंगे कि मुख्यमंत्री से देखिए मुझे पीठ में दर्द है, मुख्यमंत्री जी हम तो गए थे वहां पर, CS ने हमें कह दिया कि नहीं भाई इस दर्द का तो इलाज अभी तो नहीं है, करेंगे, फिर बात बढ़ती है और ऐसे ऐसे करते करते मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। तो क्या मुख्यमंत्री अब कोई डॉक्टर है या फिर कुछ इस तरीके के चिकित्सक हैं जो इलाज करेंगे? विवेक जी, एक तो सबसे पहले कि बड़ा राज्य है, बड़ी आबादी है और योजनाओं की भरमार है। जब जमीन पर काम हो रहा है तो निश्चित रूप से समस्याएं भी आएगी। अगर विकास का कार्य होगा तो विकास में कुछ गड़बड़ियां भी होगी, ऐसा नहीं है। आप जो ऐसे देखेंगे जो ऐसे, तो उन समस्याओं का समाधान का भरोसा जो ऐसे उनको ऊपर, सरकार के ऊपर है, तभी तो सरकार के पास वो समस्या को लेकर करके आते हैं। कुछ लोगों को भरोसा केवल ऊपर पर होता है, नीचे अगर थाने में और अंचल में और ब्लॉक में अगर जनता दरबार लगती है तो वहां वो नहीं जाकर करके सीधे पटना तक पहुंच जाते हैं, सीधे यही तो भरोसा, यही तो सवाल है सर, पहुंचते हैं। ये भी है उनके ऊपर भरोसा। मैं तो कह रहा हूं कि वहां समस्या समाधान हो सकता है, उनको लगता है कि हम जाएंगे क्या होगा नहीं होगा, यही तो अधिकारियों को भरोसा जीतना था, ऊपर से बड़े लोगों के द्वारा दबाव पड़ेगा तो उस समस्या का समाधान जल्दी होगा। मतलब ऐसा लगता है कि बिहार में जब तक बड़े ना कुछ कहें तब तक छोटे सुनते नहीं। लोगों को इस सरकार के ऊपर है, भरोसा है, और सबसे बड़ी बात है कि हम समस्या के समाधान के प्रति चिंतित हैं। हम लेते हैं संज्ञान में, मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री और चलिए अच्छी बात है कि अगर संज्ञान में अगर आ रहा, मुख्यमंत्री को भी, मुख्यमंत्री भी यही चाहते होंगे कि उनके पास भीड़ जो है वो कम हो, ताकि उन्हें पता चले कि जो स्टैंडर्ड है काम करने का, जो एक मानक तय उन्होंने किया है वो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।